भारत में मल्टी लेवल पार्किंग बनाकर इस समस्या को हल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में पार्किंग खुद एक मल्टी लेवल समस्या बन गई है, क्योंकि लोग कार पार्किंग के संस्कारों का पालन ठीक से नहीं करना चाहते। असभ्य तरीके से कार चलाना और कार पार्क करना दोनों ही सामाजिक बुराइयां हैं और इन बुराइयों से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। इसलिए पार्किंग की समस्या पर आप हमारा ये मल्टी लेवल डीएनए टेस्ट देखिए और इस बात पर विचार कीजिए कि आप अपने स्तर पर भारत की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। और अगर आप सरकार की तरफ देखेंगे तो आप एक बात को जरूर मानेंगे कि शहर कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, इस देश में एक भी सरकार ऐसी नहीं है जिसने इस समस्या पर ध्यान दिया हो या इस समस्या के इलाज के लिए कोई भी कदम अभी तक उठाया हो। और इसीलिए आज हमारे देश की और हमारे शहरों की हालत ऐसी हो गई है। भारत में 2 गज जमीन के लिए लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, लेकिन पार्किंग में खड़ी एक कार औसतन 25 गज जमीन घेर लेती है। भारत में कार पार्किंग की समस्या मल्टी लेवल हो चुकी है और इसके लिए सिर्फ जगह की कमी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि अच्छी सोच की कमी को इसकी असली वजह माना जा सकता है। सर, ये गाड़ी आपने सड़क पे पार्क की है, क्या सोच के पार्क किया? ये सोच के पार्क करी, जैसे और पार्क करी हुई गाड़ी। हाँ। हमने भी कर ली। बात आपकी ठीक है। हाँ। हम जा रहे थे ना, बोला यहाँ पार्क कर लो। हाँ। हमने यहाँ तो पे पार्क कर जगह लिया। दिखी तो आपने पार्क कर ली। हमने तो इनको पकड़ा दी गाड़ी बस। अच्छा, पार्किंग वालों ने की है। हाँ, तो मल्टी लेवल पार्किंग की तरफ आप गए नहीं, यहाँ आए आप, क्या सहूलियत पड़ती है? सहूलियत, मेरे को जल्दी जाना था ना, इसलिए मैं मैडम बस अंदर ही गई है, मैं बाहर ही हूँ। अच्छा, आप बाहर ही हैं। तो मैं आपका ये सोचना जानना चाह रहा था कि लोग मल्टी लेवल पार्किंग की बजाय यहीं सड़क किनारे क्यों पार्क कर देते हैं? मतलब क्या सोच रहती है दिमाग में? आसान रहता है? आसान है, सोच कुछ टाइम नहीं बचता है, क्या है? टाइम बचता मेन ये है, टाइम नहीं है आजकल। मैंने नहीं करी, गाड़ी वाले ने करी है। गाड़ी वाले ने गलत किया? उन्होंने बिल्कुल गलत किया। आपको मल्टी लेवल पार्किंग नहीं जाना चाहिए? हाँ? मल्टी लेवल पार्किंग नहीं जाना नहीं तो चाहिए? यहाँ भी तो पार्किंग होती ही है ना। आती है। यह है दिल्ली का सरोजनी नगर इलाका, जहां एनडीएमसी ने मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण तो कर दिया है, लेकिन इस मल्टी लेवल पार्किंग का 90% पार्किंग स्पेस अक्सर खाली रहता है, क्योंकि लोग अंदर जाकर कार पार्क करने की जहमत नहीं उठाना चाहते। वो ज्यादा कीमत देकर बाहर कार पार्क कर देते हैं और भारत में लगातार चलने वाले पार्किंग युद्ध में अपना योगदान दे देते हैं। ये जो आपने आगे लगवा रखी है तो गलत है ना, रोड रुकवा रखा आपने। रोड हम नहीं रुकवाते, वो ट्रैफिक जो आगे से जाम लगता है ना, उससे होता है। जैसे ये 2 गाड़ियां हैं, ये बिल्कुल रोड पे खड़ी हैं, ये आपने ही लगवाई ना? चाबी इनकी आपके पास ही है ना? तो क्या ठेकेदार कहता है करवा दो या फिर आप ही लगा देते हो? उतना पर थोड़ा कम्प्रोमाइज, इतना कॉम्प्रोमाइज होता है? भाई अपनी सड़क है, सरकारी सड़क है, तो इतना तो कॉम्प्रोमाइज बनता है। हिंदुस्तान है, यहाँ रूल कौन मानता है? ये पीली रेखा आप देख रहे हैं, ये वो लक्ष्मण रेखा है जो निर्धारित की गई है कि यहाँ गाड़ी पार्क होनी चाहिए, लेकिन गाड़ियाँ सड़क तक हैं। और यहाँ का हाल आप देख लीजिए, कुछ ऐसा नज़र आएगा, जितनी सड़क है उससे कहीं ज़्यादा पार्किंग। और ये भाई साहब तो यहाँ बीच में खड़े, चौड़े में खड़े हैं। सर, ये पार्किंग आपने यहाँ क्यों कर रखी सड़क के बीच में? नहीं, पार्किंग वाले लगवाई हुई है। पार्किंग वाले लगवाई? बिल्कुल। कितना चार्ज लेता है? हाँ जी, जो भी चार्ज लेगा वही लेगा। दरअसल गैर कानूनी तरीके से कार पार्क करना भारत के लोगों के डीएनए में शामिल हो चुका है और इसके लिए तरह तरह के शुद्ध देसी आविष्कार करते रहते हैं। मसलन पार्किंग घेर कर रखने के लिए लोग वहां अपना पुराना खटारा स्कूटर या कुछ सामान रख देते हैं। इस वक्त हम अमर कॉलोनी में हैं और इसी तरह की स्थिति से निपटने के लिए लोगों ने जुगाड़ भी शुरू कर दिए हैं। मसलन ये स्कूटर पुराना स्कूटर है, इसकी कोई कीमत नहीं, ना ये चलता है ना किसी काम आता है। इस स्कूटर का इकलौता काम ये है कि जब तक शाम को गाड़ी ना आए तब तक ये पार्किंग स्पेस कोई निजी पार्किंग स्पेस नहीं है, पब्लिक सड़क पर की जाने वाली पार्किंग है। ये पार्किंग स्पेस स्कूटर रोक कर रखे, इकलौता नहीं है। अगला स्कूटर ये खड़ा है और उसके बाद गाड़ी पार्किंग है। लोग मुड़ते वक्त ज़्यादा जल्दी ना मुड़ जाए तो एक पोल बाकायदा गाड़ दिया गया है और इस तरह के जुगाड़ किए जा रहे हैं। जब लोगों के दिमाग में कार वाले संस्कार पार्क नहीं हो पाते तो पार्किंग माफियाओं का हौसला बढ़ जाता है और पार्किंग की समस्या से निपटने की उम्मीदें टूटने लगती हैं।
वहाँ कुछ लोगों ने, माफियाओं ने मिलकर, उन्होंने मिलकर अथॉराइज पार्किंग लिख दिया, लेकिन साथ में एमएसडी का लोगो नहीं, एमसीडी का कोई सिंबल नहीं, ना कोई नक्शा ना कुछ है। ऐसे लोगों के खिलाफ हम पुलिस में बार लिखते रहते हैं अपने डिपार्टमेंट की ओर से कि हमारी पार्किंग नहीं है, बट लेकिन मिली भगत से ये लोग चल रहे हैं, जो एक तो नुकसान करती हैं, एक ट्रैफिक में हर्सट हो जाता है। भारत में जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन जिस जमीन पर महंगी महंगी कारें पार्क की जाती हैं, वो जमीन कभी अपनी असली कीमत नहीं वसूल पाती। 1.5 करोड़ रुपए की कीमत वाली जमीन कार पार्किंग शुल्क से सिर्फ 38,000 रुपए ही वसूल पाती है। यानी गरीब चाहे सड़क पर सब्सिडी का इंतजार करते रहे, लेकिन कार मालिकों को सड़क वाली सब्सिडी जरूर मिल रही है। आप इसे एक तरह का सड़क घोटाला भी कह सकते हैं। आप जैसे फ्री पार्किंग देंगे तो लोग यूज़ करेंगे ही। वो एक तरीके से सब्सिडी है जो कि आप कार यूज़र को एक्सटेंड करते हैं। तो अगर आप उसको अप्रोप्रिएटली प्राइस करेंगे तो फिर आपकी वो डिमांड कम हो जाएगी। तो और वो करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप कनॉट प्लेस में देखेंगे तो वहाँ पर जो लैंड की प्राइस है वो करीब कोई 2.5 करोड़ आती है, जो एक कार जितनी यूज़ करती है, 23 स्क्वायर मीटर यूज़ करती है, और उसको हम कभी क्या कोई 20 रुपये पर घंटा के हिसाब से यूज़ करते हैं। तो आपको साल में शायद आप 1 लाख 1.25 लाख के आसपास रियलाइज़ कर सकते हैं मैक्सिमम, जिसकी कॉस्ट एक्चुअल में 2.5 करोड़ के आसपास आती है। तो आपको 250 साल लग जाएंगे वो रिकवर करने में वो प्राइस, जो कि अगर आप किसी और यूज़ के लिए करेंगे तो नहीं होगा। तो वो एक ढंग से सब्सिडी हम बढ़ाए देते जाते हैं कार यूज़र्स को, तो उस चक्कर में वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। एक हद तक पार्किंग स्पेस की कमी जरूर है, लेकिन पार्किंग माफियाओं और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से अवैध पार्किंग खूब फल फूल रही है। मैंने कहा जैसे दिल्ली में ट्रैफिक की संख्या बहुत ज़्यादा है, व्हीकल्स की संख्या है, उस हिसाब के अनुसार प्रोपोर्शनेट पार्किंग डेजिग्नेटेड नहीं है, और इसमें मल्टी एजेंसीज चूँकि इन्वॉल्व होती हैं, तो थोड़ा सा जो है जो स्पेस है वो स्लो रहती है। अवैध पार्किंग की समस्या सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली की बेशकीमती जमीन को बर्बाद नहीं कर रही, बल्कि नोएडा जैसे शहरों में भी अवैध पार्किंग के नाम पर माफिया चांदी काट रहे हैं, और आम लोग फिर भी ट्रैफिक जैम की समस्या झेलने पर मजबूर हैं। लोकल बंदे जो हैं वो अथॉरिटी से ठेका लेते हैं। नहीं, कंपनी वाले देते हैं पैसा। हाँ, कंपनी वाले देते हैं। कंपनी वाले तो एम्प्लॉय को देंगे ना। कंपनी वाले एम्प्लॉय को देते हैं, हाँ, चेक इनको देते हैं, पार्किंग वाले को। तो उन्होंने मतलब ये हो गया ना कि इतनी जगह ले ली, और उस जगह में जितनी गाड़ियाँ लगी उसके दे दिए। कंपनी वालों के 20 गाड़ियाँ आती है, हाँ, जगह नहीं है। हाँ, एम्प्लॉय मांगता जी मेरे पार्किंग चाहिए। हाँ, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, बाहर जैसे 20 गाड़ी का स्पेस देख लेके ले लिया, 20 गाड़ी को चेक दे, उसका हिसाब कर लिया मंथली या 6 महीने का जो भी कर लिया। मिश्रा जी ये 10 रुपए की है, ये 20 रुपए की है, क्या चक्कर है? अब चक्कर ये है कि बोर्ड पर कुछ रेट फिक्स नहीं है। ये बोर्ड तो अपने मन से बदल दो। अब क्या करें, अब इसको बदलना पड़ता है। भाई ठेकेदार कहता है काम करो, और नहीं तो चले जाओ। ठेकेदार कहता है काम करना है, भाग जा। तो ठेकेदार क्या कहता है कि मुझे महीने का इतना दे दो, बाकी तुम जो मर्जी करो। हाँ, ठेकेदार कहना ठेका है हमारा, ठेकेदार थे। आज यादव जी आपकी इस अवैध पार्किंग पर न सिर्फ कारें खड़ी की जाती हैं, बल्कि माफियाओं की मदद से खाने पीने की दुकानें और ढाबे भी सजा लिए जाते हैं। नौकरी में कुछ नहीं धरा है। अब तो लग रहा है यही कर लेना, पार्किंग की स्टोरी बन रही ना कुछ हो रहा है। कैसे मिलेगी जगह, कैसे मिलेगी? स्टार्टिंग की वही लेते हैं यहाँ पे जो ठेकेदार है, ऐसे लेते हैं 10-15 हज़ार के बीच में। 1 महीने के स्टार्टिंग दुकान लगाने के लगा सकती हूँ, फिर मैं सब चीज़ होगा, इतने पैसे तो है मेरे पास, सब होएगा। उसके बाद में आपका महीना अलग जो लगेगा वो अलग लगता है, 4-5 हज़ार रुपये जो है। एमसीडी वाले कुछ नहीं बोलेंगे? एमसीडी यहाँ कहाँ है? एमसीडी वगैरह का सब उसी में होता है। नोएडा में एमसीडी कहाँ है? एमसीडी है ना यहाँ पे, कमेटी वगैरह जो आती है वो नोएडा अथॉरिटी की हुई ना, नोएडा अथॉरिटी की, तो वो कोई परेशान नहीं करेगा। टाउन प्लानर भी मानते हैं कि पार्किंग के नाम पर भारत में एक सड़क घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें सड़कें गायब होती जा रही हैं, अवैध पार्किंग बढ़ती जा रही है, और सड़क पर गाड़ियों के चलने के लिए जगह नहीं बची है। तो अब जैसे लंदन में उन्होंने सेंट्रल लंदन में कंजेशन चार्ज इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो अभी करेंटली शायद 11 पाउंड के आसपास है। तो आपको घुसने के लिए 11 पाउंड देना पड़ता है, और इन एडिशन टू दैट आपको पार्किंग फीस देनी पड़ती है, जो कि बहुत हाई है। जो कि आप अगर कनॉट प्लेस के कंपैरिजन करेंगे तो कंजेशन चार्ज तो खैर अभी दिल्ली में लाने में टाइम लग सकता है, उसके लिए टेक्नोलॉजिकल इशूज़ हैं, लेकिन पार्किंग फीस डेफिनेटली काफ़ी हाई हो सकती है, जो कि करेंटली है। हालात ये है कि शहरों में वैध पार्किंग से ज्यादा अवैध पार्किंग है, और इसलिए गूगल की एप्लीकेशन भी चक्कर खा जाती है।
गूगल में सर्च करने पर यहाँ मेरा फ़ोन ये दिखा रहा है कि नियरेस्ट ऑथराइज्ड पार्किंग जो है, अधिकृत पार्किंग 5 किलोमीटर दूर है। लेकिन मेरे पीछे लगी गाड़ियों की कतार आपको ये साफ बता रही है कि नोएडा में गाड़ी खड़ी करने के लिए आपको ऑथराइज्ड पार्किंग जैसी कोई चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बस गाड़ियों के चलने के लिए एक लेन छोड़ दीजिए, बाकी पूरी सड़क गाड़ी पार्क करने के लिए हाजिर है। भारत में अगर पार्किंग की समस्या से निपटना है तो फिर पार्किंग स्पेस बनाने के साथ साथ लोगों को अपने दिमाग में कार वाले संस्कार के लिए जगह बनानी होगी, क्योंकि जिस तरह कार का स्टीयरिंग आपके हाथ में होता है, उसी तरह सही तरीके से कार पार्क करने की तमीज भी आपके ही हाथ में है। पूजा मक्कड़ के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। और ऐसा नहीं है कि ये समस्या सुलझाई नहीं जा सकती, लेकिन हमारे देश की सरकारें, हमारे देश के नेता, हमारे देश की पुलिस और हमारे देश के प्रशासन में लगे हुए अफसर सीखने के लिए तैयार नहीं है। और आज उन्होंने हालत ऐसी कर दी है कि हमारे देश की किसी भी सड़क पर गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। और देश का जो सिस्टम है वो आज भी सीखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बाकी लोगों ने कैसे सीखा और बाकी लोगों ने, बाकी देशों ने कैसे इस पर काबू पाया, ये भी देखने वाली बात है। पार्किंग के मामले में हम अपने आसपास के देशों को देखकर उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हालांकि ये दुखद है कि हमारे देश की सरकारें इन देशों से कुछ नहीं सीखती। वो इन देशों में टूर करने तो जरूर जाती हैं, जिन्हें वो कहते हैं कि हम स्टडी टूर्स पर जा रहे हैं, ये देखने के लिए कि बाकी देशों में क्या व्यवस्था है, लेकिन वो वहां छुट्टी मनाकर आ जाते हैं, सीखते कुछ नहीं। ऐसा ही एक देश सिंगापुर है। सिंगापुर आबादी के घनत्व के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में 7,618 लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी सिंगापुर में कार पार्किंग ट्रैफिक जैम्स की वजह नहीं बनती, क्योंकि इससे बचने के लिए सिंगापुर ने और वहां की सरकार ने बहुत पहले से ही तैयारी कर ली थी, हमारी सरकार की तरह नहीं। एक जमाने में कम जगह और ज्यादा आबादी की वजह से ट्रैफिक जैम, पार्किंग और प्रदूषण सिंगापुर की सबसे बड़ी समस्याएं बन गई थी, ठीक वैसे ही जैसे हमारे देश में है। और इनसे बचने के लिए 1975 में, आप सोचिए 1975 में सिंगापुर ने एरिया लाइसेंसिंग स्कीम लागू कर दी थी। यह दुनिया की पहली कंजेशन प्राइसिंग स्कीम थी, जिसे 1998 में अपडेट किया था। यह वो वक्त था जब हमारे देश में किसी ने इसके बारे में सोचना भी शुरू नहीं किया था। सिंगापुर में गाड़ियां बहुत महंगी कर दी गई, टैक्स बढ़ा दिए गए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बड़ा पार्किंग स्पेस बनाया गया। सिंगापुर में सिर्फ 15% लोगों के पास ही अपनी कारें हैं, जबकि अमेरिका में 82% लोगों के पास अपनी गाड़ियां हैं। 2010 के आंकड़ों के मुताबिक सिंगापुर में सिर्फ 32% घरों में ही कार हैं, जबकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में सिंगापुर एशिया के सबसे अमीर और समृद्ध देशों में से एक है। सिंगापुर में कार खरीदने वाले को कार की मार्केट वैल्यू का 1.5 गुना टैक्स देना पड़ता है। इसके साथ ही सड़क पर कार चलाने के लिए एक परमिट लेना होता है, जो 10 साल के लिए ही मान्य होता है। यह परमिट इतना महंगा होता है कि इसे पाने के लिए जो रकम खर्च करनी पड़ती है, उससे आप भारत जैसे देश में कोई भी बड़ी लग्जरी कार खरीद सकते हैं। इस परमिट के लिए बाकायदा बोली लगती है और हर साल परमिट का कोटा निर्धारित होता है, यानी निर्धारित लोगों को ही यह परमिट दिया जाता है, सबको नहीं। और इसमें कोई सिफारिश भी नहीं चलती। सिंगापुर ने इन योजनाओं के जरिए प्रदूषण भी घटाया, ट्रैफिक जैम की समस्या को भी दूर किया और पार्किंग की कमी का पक्का इलाज कर दिया। हमने वर्ष 2015 में सिंगापुर जाकर वहां की ट्रैफिक व्यवस्था का एक ऑन द स्पॉट विश्लेषण किया था, जिसे आज मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं। आप चाहें तो सिंगापुर की यह रिपोर्ट देख सकते हैं और हमारी सरकार और हमारे देश के अफसर अगर चाहें तो यहां से सीख भी सकते हैं। सिंगापुर की सड़कें भारत की तरह चौड़ी नहीं है। ज्यादातर सड़कों के किनारे पार्किंग भी बना दी गई है। फिर भी सिंगापुर की सड़कें खाली रहती हैं। कोई जाम नहीं लगता, क्योंकि गाड़ी पार्क करने के नियम भी बड़े ही सख्त हैं। सड़कों पर जब आप गाड़ी पार्क कर रहे होते हैं तो भारत की तरह सिंगापुर में हाथ में पर्ची लेकर पार्किंग का किराया वसूलने कोई नहीं आता। लोग पहले से पार्किंग के कूपन खरीद कर रखते हैं और गाड़ी खड़ी करने के बाद खुद उस कूपन को डैशबोर्ड पर रखकर चले जाते हैं। देखा आपने वहाँ कूपन रख दिया और उसको छोड़ दिया, ये क्या सिस्टम है? यहाँ पे पार्किंग का जो पब्लिक कार पार्क है यहाँ का, उसका हर आधे घंटे के लिए एक पार्किंग का कूपन मिलता है। उसमें डे, ईयर, टाइम सब उसमें मेंशन करना है। अगर वो टाइम पे नहीं निकाले तो उसके लिए चालान लग जाता है।
आप जा रही हैं, आपने वो छोड़ के रख दिया, अब जो होगा वो चेक कर लेगा अपने आप कि आप रखेंगे। और इनकेस हम इंडिया में तो ऐसा होता है कि लोग जाके चुपचाप लगाए और फिर निकल गए, तो यहाँ ऐसा सिस्टम है कि जो निकल गया बिना लगाए उसका क्या होगा? तो उनको चालान मतलब जैसे बाय LTA से उनको लेटर आ जाता है। सिंगापुर में सड़कें खाली रहने की एक बड़ी वजह ये कि यहाँ गाड़ी का शौक बहुत महंगा पड़ता है। भारत की तरह ऐसा नहीं, जब आपका मन करे और पैसा हो तो आप गाड़ी खरीद लें। गाड़ी खरीदने और परमिट लेने के लिए सिंगापुर में बोली लगानी पड़ती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी ये रही है कि गाड़ी का पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखा गया है। इसलिए अगर मुझे गाड़ी लेनी है तो गाड़ी का सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटलमेंट जो है ना, COE, वो हर महीने कुछ नंबरों से निकलता है, उसके लिए बिड करना पड़ता है। और गाड़ी शोरूम वाले जो है वो बिड करके रखते हैं कि जब आएंगे तो उस पर कितने की है। वो जो एनीथिंग $40,000 से 60, 70, 80 हज़ार तक भी बिड चली जाती है कभी कभी। तो बिड अनुसार तुम्हें वो गाड़ी का पहले वो एक तरह का COE लेना पड़ता है, जो गाड़ी का टैक्स समझ लो। और वो गाड़ी जा रही है रेड लेवल वाली, वो है वीकेंड कार, ऑफ पीक पीरियड, उसका रोड टैक्स कम है। अच्छा, मतलब वो सिर्फ वीकेंड पे निकाल सकते हो? हाँ, वो वीकेंड पर निकाल सकते हो। अगर दूसरे दिन उसको चलाना है तो उसके लिए एक स्पेशल परमिट लेना पड़ता है। सिंगापुर में सिर्फ 32% घरों में ही गाड़ियां हैं, यानी ज्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये न सिर्फ सड़कों पर बोझ को कम करता है, बल्कि प्रदूषण, पार्किंग और ट्रैफिक जाम की समस्या से भी एक बड़े शहर को बचाता है। अगर हम चाहें तो सिंगापुर से बहुत कुछ सीख सकते हैं और हमारे शहरों को प्रदूषण, पार्किंग और ट्रैफिक के बड़े बोझ से बचा सकते हैं। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, सिंगापुर। अब सवाल यह है कि अगर सरकार ये कह दे कि उसके पास कोई इलाज नहीं, सरकार इसके बारे में सोचना बंद कर दें, नेता इन समस्याओं के बारे में सोचना बंद कर दें, हमारे देश का प्रशासन अगर कुछ ना करे और ये सब कुछ होने दे और आंख बंद करके बैठा रहे, तो फिर देश के लोग क्या कर सकते हैं? सवाल यही है, आप क्या कर सकते हैं? तो इसका उदाहरण मैं आज आपको देना चाहता हूं कि आप क्या कर सकते हैं। आज जब मैं DNA को पेश करने के लिए जी न्यूज़ के दफ्तर आ रहा था, अब से थोड़ी देर पहले, तो मैंने रास्ते में ट्रैफिक के कुछ वीडियोस बनाए, जो मैंने खुद अपने मोबाइल कैमरे से बनाए हैं। मेरे जो मोबाइल फ़ोन में जो कैमरा है उससे मैंने ये वीडियो बनाया जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये नोएडा का वीडियो है, क्योंकि जी न्यूज़ का स्टूडियो नोएडा में है। और यहां पर आप देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में गाड़ियां और टैक्सी और प्राइवेट व्हीकल्स गैर कानूनी तरीके से सड़कों पर खड़े हुए हैं। इलीगल पार्किंग है ये सारी की सारी। नोएडा की तस्वीरें हैं, इसमें आप देख पाएंगे। और इसी की वजह से जाम लगता है। और अगर आप चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप इस तरह का वीडियो बनाइए, उसके बाद अपने इलाके के लोकल सांसद को टैग कीजिए, विधायक को टैग कीजिए, उस इलाके के DM को टैग कीजिए, वहाँ के SP को टैग कीजिए और अपने राज्य या अपने स्टेट के मंत्री को टैग कीजिए और उन पर दबाव डालिए और उन्हें दिखाइए कि उनके इलाके में क्या हो रहा है। ये वीडियो मैंने ही बनाया है और ये रास्ता मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं खुद इस तरह के वीडियोस बनाकर कई बार सोशल मीडिया पर अपलोड करता रहता हूं ताकि सरकार की आंखें खुलें। और हमें यकीन है कि एक ना एक दिन सरकार की आंखें जरूर खुलेंगी जब उन्हें भारी संख्या में ऐसे वीडियोस आपकी तरफ से मिलने लगेंगे। इस वक्त जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये नोएडा की हालत है। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि दिल्ली समेत भारत के ज्यादातर शहर और सिंगापुर बहुत अलग अलग हैं, जो अभी हमने आपको सिंगापुर से तुलना दिखाई। सीधे सीधे इनकी तुलना करने से भारतीय शहरों के साथ थोड़ी ज्यादती हो जाएगी, लेकिन हमने ये तुलना इसलिए की ताकि भारत के शहर भी एक दिन सिंगापुर जैसे बन सके। कई बार बेहतर बनने के लिए ऐसी तुलना करना जरूरी होता है। जब भी हम सिंगापुर जैसे देश के साथ अपने देश की तुलना करते हैं तो हमारे देश के नेता और हमारे देश के सरकारी अफसर बड़े दबाव में आ जाते हैं और कहते हैं कि सिंगापुर से अब भारत की तुलना नहीं कर सकते। लेकिन हमारा उनसे सवाल यह है कि जब यही नेता और यही अफसर स्टडी टूर्स करने के लिए इन्हीं देशों में जाते हैं, सिंगापुर जैसे देशों में जाते हैं, तब ये क्यों नहीं सोचते कि सिंगापुर के साथ भारत की तुलना गलत होगी और दूसरे देशों के साथ भारत की तुलना गलत होगी। जाते उन्हीं देशों में हैं, वहां पिकनिक मनाते हैं, मौज मस्ती करते हैं,
ये कहते हैं कि हम स्टडी करने के लिए जा रहे हैं और यहाँ आकर ये कह देते हैं कि इन देशों से हमारी तुलना नहीं हो सकती और हमारा देश जस के तस वहीं पर खड़ा रहता है। आजकल हम हर रोज रोड रेज की घटनाओं का सामना कर रहे हैं। महानगरों में हर रोज पार्किंग की जरा सी जगह को लेकर झगड़े होते हैं और लोग एक दूसरे को मारने पीटने पर उतर आते हैं, जिससे लोगों की जानें तक चली जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है जनसंख्या, जिसे लेकर फिर से हमारे देश की किसी भी सरकार ने कोई कारगर नीतियां नहीं बनाई। दूसरी वजह है यातायात और पार्किंग सिस्टम का घटिया मैनेजमेंट और इसे लेकर हमारे देश में नीतियां भी ना के बराबर दिखाई देती हैं और जो नीतियां हैं भी, जो कानून हैं भी, उन्हें लागू करवाने वाला हमारे देश में कोई नहीं। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं फ्री फॉर ऑल। अगर आप किसी भी पार्किंग की जगह पर जाएंगे, सड़क पर जाएंगे, तो फ्री फॉर ऑल जैसी स्थिति आपको मिलेगी, यानी कोई भी व्यक्ति जो चाहे कर सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे देश में लोगों के अंदर पार्किंग वाले संस्कार हैं ही नहीं और देश में ऐसी कोई एजेंसी या कोई व्यवस्था नहीं है जिससे लोग डरें, जो ऐसे लोगों को रोक सके। हमें लगता है कि लोगों को अनुशासित करने के लिए कड़े कानून और बहुत भारी जुर्माने का प्रावधान इस देश में होना चाहिए, तभी इस देश के लोग सुधर पाएंगे। इसे सुनिश्चित करने के लिए हमें तमाम बड़ी सड़कों पर और ऐसी जगहों पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ानी होगी और दूसरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की मदद लेनी होगी। अब हमारे देश के लोगों को एक ऐसा सामाजिक प्रेशर ग्रुप भी बनाना होगा ताकि ट्रैफिक जैम्स और पार्किंग की व्यवस्था देश का एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए, एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाए और नेताओं पर इसे लेकर दबाव पड़े। यह ऐसा मुद्दा होना चाहिए कि नेताओं पर इतना दबाव पड़े कि वो अपने चुनाव के मैनिफेस्टो में भी इसे डालने पर मजबूर हो जाएं और कई बार ऐसा हुआ भी है। मैं आपको दिल्ली का उदाहरण देना चाहता हूं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने BRT यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का निर्माण दिल्ली में किया था। इसकी वजह से ट्रैफिक जैम्स लगने लगे और दिल्ली के लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध किया था, लेकिन शीला दीक्षित सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया, लोगों को परेशान होने के लिए छोड़ दिया। और इसके बाद दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी की सरकार आई और उस दौरान, चुनाव के दौरान, आम आदमी पार्टी और बाकी दूसरी विरोधी पार्टियों ने ऐसा कहा था कि वो BRT को तोड़ देंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार ने BRT को तोड़ भी दिया, लेकिन तब भी लोगों को ट्रैफिक जैम की समस्या से छुटकारा नहीं मिला और आज स्थिति यह है कि इस जगह पर पहले से भी ज्यादा ट्रैफिक जैम लगते हैं। लेकिन अब की जो मौजूदा सरकार है उसने भी लोगों को संघर्ष करने के लिए सड़कों पर ऐसे ही छोड़ दिया है। यहां नोट करने वाली बात यह भी है कि देश में कारों की संख्या तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इनकम टैक्स देने वालों की संख्या उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। यानी लोगों के पास कार खरीदने के पैसे तो हैं, लेकिन वही लोग इनकम टैक्स नहीं देना चाहते।